हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिविजिक्स। जैसे आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम जो है ये एग्जाम 8 तारीख को होने वाला है। तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो पहला पेपर पैटर्न क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आपका पेपर जो 200 मार्क्स का होता है, उसमें पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है। ठीक है, सो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरल एप्टीट्यूड, तो जनरल एप्टीट्यूड 15% जो 15% मार्क्स जो आपका जनरल एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड लेता है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जनरल एप्टीट्यूड में 30 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 200 में से 30 मार्क्स आपको ये होते हैं। देन अगर मैं दूसरी बात करूँ तो पार्ट बी जो है, ये पार्ट बी आपका 70 मार्क्स जो है, 70 मार्क्स पार्ट बी के लिए होता है, दैट मीन्स 35% जो वेटेज है आपका पार्ट बी के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 25। हर एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होगा करेक्ट आंसर को। एंड अगर आपके पास इनकरेक्ट होगा तो 0.875 ये जो है आपके पास निगेटिव मार्क है। पार्ट ए के लिए 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। करेक्ट मार्क्स जो है वो आपको 2 रहेगा। सो ये पार्ट बी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज अ पार्ट सी। इसमें से 20 क्वेश्चंस जो है 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 30। 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है एंड 1.25 मार्क्स जो है ये निगेटिव होते हैं। एंड यहाँ पे टोटल 200 में से 100 मार्क्स जो आपके पार्ट सी के लिए, दैट मीन्स 50% वेटेज जो 50% वेटेज जो है ये आपका पार्ट सी को है। देन आउटलाइन हम देखते हैं कि आपको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। तो पहले आपको पेपर पैटर्न जो इसके बारे में तो आपको आइडिया अभी हो ही गई होगी कि पेपर पैटर्न क्या है। ये ध्यान में रखना है। एग्जाम एनालिसिस करिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं बताता, सिलेबस सबको पता होगा। एंड एक्यूरेसी जो है ये लास्ट टाइम में ये एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होते हैं। सो अब देखो कि कैसे यहाँ पे स्टार्ट करें। तो अब देखिए कि आप सीएसआईआर जो एसएस को सीएसआईआर जो है अभी आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। तो आपने अभी से सारी चीजें जो रिवाइज किया होगा, ठीक है, बट फिर भी अब ये 7 दिनों में कैसे चीजें करना है आपको, तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देखिए तो यहाँ पे जो मैंने मार्क्स दिए, सो अभी ये हो रहा है कि हर एक सब्जेक्ट में कभी ज्यादा आ रहा है कभी कम आ रहा है, पर ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये जो ये आपके पास मार्क्स जो है मार्क्स का लिस्ट है ना। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स का अपने सारे स्टडी सबने किया होगा, बट मैं यहाँ पे बोलूँ कि कौन से टॉपिक पे आप रिवीजन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए। तो अगर आप जब रिवीजन करोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स है, वन डी बॉक्स प्रॉब्लम जो है ये जो है इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। वन डी बॉक्स के प्रॉब्लम्स जो है उसको ध्यान दीजिए। कम्यूटेटर्स है, प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, स्कैटरिंग थ्योरी, डब्ल्यूकेवी, परटर्बेशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंगुलर मोमेंट एंड आइडेंटिकल पार्टिकल। तो ये जो है इसमें इनका रिवीजन जो है ये रिवीजन होना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी इन स्पिन डायनामिक्स, इनका रिवीजन होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक्स है इस टॉपिक को आप सिलेक्ट करिए, है ना, एंड इनका रिवीजन जो है रिवीजन आपको करना है। ठीक है, सो ये रिवीजन। देन क्लासिकल मैकेनिक्स में जो टॉपिक्स है मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स की जो टॉपिक है इनका अच्छे से रिवीजन करें। लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, ग्रेविटेशन। तो ये जो चैप्टर है इसको भी मतलब क्या होता है कि हम क्लासिकल का स्टडी करते हैं बट ये टॉपिक भूल जाते हैं, है ना। इसलिए मैंने ये जो टॉपिक यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, इनकी क्लासिकल हम पढ़ते हैं बट ये ग्रेविटेशन भूल जाते हैं और इस पे क्वेश्चन आपको आ जाता है। पॉइजन ब्रैकेट है, सेंट्रल फोर्सेस, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फेज बेस्ड ट्रैजेक्टरी, इसके मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर लिए हुए हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स। तो इस टॉपिक्स जो है इन टॉपिक्स को आप रिवीजन करना ना भूले। ठीक है, देन मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिकल फिजिक्स में मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू, डिफरेंशियल इक्वेशन, रेसिड्यू थ्योरम यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। देन स्पेशल फंक्शन, ग्रीन फंक्शन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड फूरियर सीरीज। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है मैथमेटिकल फिजिक्स के जो आपको रिवीजन करना नहीं भूलना है। देन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की ये जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स का रिवीजन आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए। देन नेक्स्ट आपके पास है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ये जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा ध्यान दो, फोकस करिए। रिवीजन जो है सबका रिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर रिवीजन नहीं हो तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ये आपके पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए ये जो टॉपिक्स है इस टॉपिक एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इन टॉपिक्स का रिवीजन करना ना भूले।
इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबसे इजी है, जिसमें आपको डिजिटल एंड एनालॉग दो पार्ट है, तो आपको डिजिटल से 3-4 क्वेश्चन एंड एनालॉग से 2-3 क्वेश्चन जो है वो आता है, एंड काफी इजी है ना। तो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स जो है वो रिवीजन करना ना भूले। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी ये जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिएगा, मतलब रिवीजन कर रहे हैं, प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में भी ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पे आप फोकस करिएगा, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक मैंने बताया ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। तो सॉल्विंग स्टैटिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मतलब आपको एग्जाम में जो है, अगर हो सकता है कि एग्जाम में जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर हमें पता नहीं है कि क्या आंसर होगा, पर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर देखो तो पहला क्या है कि पुट ऑप्शंस इन द क्वेश्चन। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एंड तो आपको उसका पता नहीं कि कैसे सॉल्व करना है, तो क्या करो, 4 ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में पुट करके देखो कि क्या हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीज आपको करना है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आप ऑप्शन में अगर पुट करें तो आपको आइडिया लग जाता है कि ये इसका आंसर है। तो अगर पुट ऑप्शंस इन द क्वेश्चंस, आपको लेट्स से प्रोसीजर पता है, बहुत लंबी प्रोसेस है, तो आप इससे भी कर सकते हैं कि ऑप्शन को आप क्वेश्चन में पुट करके देख सकते हैं। दूसरा है चेक डायमेंशन। कभी कभी होता है कि आपको एनर्जी पूछा जाता है एंड 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो अगर लेट्स से आपको उसके बारे में कुछ आता ही नहीं, बट आपको पता है कि एनर्जी जो है इसका मतलब इसका यूनिट ये रहेगा, तो 4 ऑप्शन में देखिए कि ये जो यूनिट है किसका यूनिट क्या है, ठीक है। सो एनर्जी पूछा तो एनर्जी का यूनिट होना चाहिए, जिसका यूनिट एनर्जी का नहीं है तो डेफिनेटली वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशन से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देन डिलीट ऑब्वियस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस, मतलब जैसे आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें करेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट साइड जो है साइड में निकालने का ट्राई करिए, ठीक है। जो एकदम इनकरेक्ट है उनको निकालने का ट्राई करिए। देन यहाँ पे क्या है कि है वो तुक्का, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहाँ पे बता रहा हूँ, देखो कि लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो अगर आप श्योरली आपको पता है कि इसके 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है 100% एंड 2 में से एक आपका ऑप्शन अगर होगा तो आप वहां पे टिक कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि आपका करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। जैसे आपके पास 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको पता नहीं है, बट 2 आंसर डेफिनेटली रॉन्ग है ये आपको पता है, तो 10 में से 5 भी अगर, तो 10 में अगर आपने तुक्का लगाए, बट वो 10 ऐसे होने चाहिए कि जिसके 2 ऑप्शन में आप 100% श्योर हो, तो करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5। मतलब 10 में से 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पार्ट सी का अगर वो है तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड निगेटिव में जो निगेटिव में आपके कितने जगह 6-7 मार्क्स में, फिर भी आप 15 मार्क्स में प्रॉफिट में रहोगे। बट कंडीशन ये कि अगर आप दो ऑप्शंस ऐसे है कि जो आपको लग रहा है कि डेफिनेटली यही होगा, तब जाके करो। लेट्स से अगर आपको पता नहीं है तो डोंट डू एनी रिस्क, तुक्का लगाने का ना सोचे। अगर आप सोच रहे हैं कि तुक्का लगा के हम क्वालिफाई होंगे, नो, सो डोंट डू दिस थिंग। अगर ऑप्शन में अगर आपको आ नहीं रहा तो जस्ट लीव इट, ठीक है। चलिए, एंड और एक थिंग कि अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया एंड आपको लगा कि यार पेपर मैंने अटेम्प्ट जो किया 50 मार्क का ही किया है, जैसे हो सकता है कि आपको लगा कि मैंने टोटल ओवरऑल पेपर 50 मार्क का ही किया है, देन बाकी कुछ आ ही नहीं रहा, तो डायरेक्टली तुक्का मारना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मिनिमम कट ऑफ होता है वो होता है आपका 66 मार्क्स, ये तो होना ही चाहिए, है ना। तो अगर आपने 50 का अटेम्प्ट किया वैसे भी आप क्वालिफाई होने वाले हो नहीं, तो आप उसमें तो ट्राई करें कि मिनिमम 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन पेपर आपका होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस पार्ट में कितने मार्क्स चाहिए, कितने क्वेश्चन सही आने चाहिए, कितने गलत होने चाहिए, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस जो ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम, जो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस जो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर आप सोचा ये नहीं हो रहा। सो बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। चलिए, एंड प्रीवियस ईयर पेपर जो आप जो है पूरे के पूरे सॉल्व करिएगा। टारगेट फॉर जेआरएफ देखो तो पार्ट ए जो है, अब ये पार्ट ए में मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूँ कि आपका कि पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन होता है 20, तो टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट करने के बाद करेक्ट कितने आने चाहिए एंड इनकरेक्ट कितने आने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने सारे के सारे अटेम्प्ट किया और सारे के सारे आपके करेक्ट आ गए, ऐसे नहीं हो सकता।
कभी कभी होता है कि हम श्योर रहते कि यही आंसर होगा, बट आंसर की में अगर देखें तो अलग हो जाता है, तो इनकरेक्ट होने के भी चांसेस है। तो आपको 20 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 12। बट ये 12 ऐसे होने चाहिए कि आप एकदम श्योर हो कि ये 12 के 12 मेरे सही है। ठीक है, अब ये 12 अटेम्प्ट अगर आपने किया तो उसमें से आप 12 में सही हो, तुक्का लगाना है नहीं। 12 में सही तो हो सकता है कि बाई चांस आपके पास सिली मिस्टेक्स है, दो आपके इनकरेक्ट हो गए, तो करेक्ट कितने आने चाहिए? 10। दैट मींस 50% करेक्ट आने चाहिए पार्ट ए में, एंड दैट इज नॉट द बिग डील फॉर द फिजिक्स स्टूडेंट्स। तो ये जो ये होगा एंड इनकरेक्ट हो जाएगा दो आपका, तो यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 24, एंड यहाँ पे करेक्ट है तो 20 मिलेगा, और माइनस हो जाएगा आपका 1 क्योंकि दो इनकरेक्ट हो गए। तो टोटल मार्क्स आप ट्राई करिए कि पार्ट ए को 19 मार्क्स, 19 मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, ये ट्राई करिए कि पार्ट ए में आपको 19 मार्क्स मिलने चाहिए। पार्ट बी के बारे में देखते हैं। तो पार्ट बी में देखो कि आपके पास 25 क्वेश्चन है, उसमें से कितने अटेम्प्ट करना है, कितना करेक्ट आना चाहिए और इनकरेक्ट कितना होना चाहिए। तो करेक्ट पार्ट बी में आपको 25 में से 16 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो 16 अटेम्प्ट करने, उसमें से लेट से चलो कि 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आपके 12 करेक्ट आएंगे, 4 इनकरेक्ट हो जाएंगे, टोटल मार्क्स मिलेंगे 56। यहां से आपके, क्योंकि ये 3.5 का है, 12 के होंगे 42, इसमें से माइनस होगा 3.5 क्योंकि आपके 4 गलत हो गए। तो आपको पार्ट बी को टारगेट करना है 38.5, इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू टारगेट, 12 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर 4 गलत हो गए तो भी चलेगा, है ना। तो 38.5 ये पार्ट बी को आपको टारगेट जो है टारगेट करना है। देन पार्ट सी की बात आती, पार्ट सी इज अ गेम चेंजिंग सेक्शन। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इसमें देखिए कि कितने अटेम्प्ट करने होंगे आपको। तो देखो आपको अटेम्प्ट करने 16, 30 में से, है ना, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, आपको 30 में से 16 एंड करेक्ट आने चाहिए 12, मतलब 30 में से 12 करेक्ट आपके 100% आने चाहिए। 4 लेट से आपके पास गलत हो गए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60 मार्क्स, निगेटिव होगा 5। तो आपको पार्ट सी 55 मार्क्स का टारगेट जो है, 55 मार्क्स का टारगेट आपको पार्ट सी जो है, पार्ट सी को करना है। एंड अगर मैं बात करूं पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी, ठीक है, तो पार्ट ए को कितना टारगेट करना है? 19 प्लस पार्ट बी को कितना टारगेट करना है आपको? 85। कैसे टारगेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, कितने सही होना चाहिए, कितना गलत होना चाहिए। देन प्लस पार्ट सी में 55 होना चाहिए। तो अगर मैं टोटल करूं तो टोटल हो जाएगा 112.5। तो 112.5 इज मोर देन इनफ फॉर द जेआरएफ। जेआरएफ होने के लिए ये मार्क्स काफी है, काफी नहीं बहुत ज्यादा है, इसमें आपका रैंक भी आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज द दिस थिंग्स दैट यू हैव टू डू। तो ये चीज आपको करना है। जस्ट रिमेंबर पार्ट ए में 19 मार्क्स मिलने चाहिए, दिस यू हैव टू टारगेट, ये टारगेट सेट करना है। मैंने आपको क्वेश्चंस कितने करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर वो भी बताया। 38.5 यहाँ पे बी में होना चाहिए, 55 जो 55 आपको सी में होना चाहिए। सो टोटल 112.5 मार्क्स। आप अगर ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करें तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली यू विल क्लियर द सीएसआई जेआरएफ एग्जाम। ठीक है, सो दिस इज द ये जो ये मेरी तरफ से छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अभी एग्जाम को 5-6 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, तो अपना प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू दिस। ये जो ये टेक्निक जो है, ये चीजें जो दिमाग में रखिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ